नमस्कार, मैं हूं शेफाली शर्मा और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में जिसका नाम है हेल्थ मैक्स। हेल्थ मैक्स डॉक्टर राघव ग्रुप का क्लिनिक है और इस क्लिनिक के सहयोग से हमारा उद्देश्य आप सब तक हेल्थ मैक्स की सुविधाओं को पहुंचाना है। हेल्थ मैक्स करीब 30 वर्षों से देश विदेश में अपने लाभ पहुंचा रहा है अपनी रिसर्च के द्वारा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन के बारे में, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु सिंह। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो हेल्थ मैक्स में। थैंक यू डॉक्टर, आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जहाँ तक कॉम्प्लिकेशंस की सवाल है तो कॉम्प्लिकेशन दो तरह की होती है अमूमन। एक जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेने से कॉम्प्लिकेशंस बनती हैं, उनके तो अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं दवाइयों के, उनसे जो कॉम्प्लिकेशंस बनती हैं वो एक अलग सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे डायबिटीज़ जो कंट्रोल नहीं रखते उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं, चाहे वो न्यूरोपैथी हो गया, नेफ्रोपैथी हो गया, रेटिनोपैथी हो गया, या हार्ट अटैक हो गया, या रीनल फेलियर हो गया, वो सब कंडीशंस जो बनती हैं वो सब की सब एक अलग सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो डायबिटीज़ क्रिएट करता है, और जो मेडिसिन्स क्रिएट करती हैं वो अलग सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इस तरह से दो सेट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बनी हुई हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। डॉक्टर, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं वो जो भी मेडिसिन्स लेते हैं डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, क्या वो भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है कि जो भी मेडिसिन्स हम लेते हैं, चाहे हम एलोपैथी की बात करें या किसी भी और सेट ऑफ मेडिसिन्स की बात करें, हम इवन जो हर्बल हैं, आयुर्वेदिक या यूनानी दवाइयाँ जो कहते हैं हम, उन दवाइयों के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें एलोपैथी की मेडिसिन्स की, तो जिसमें कि मेटफॉर्मिन हो गया, या फिर पायोग्लिटाजोन हो गए, या ग्लिम्पेराइड हो गई, ग्लीकाजाइड हो गई, इन दवाइयों के अपने अपने सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। जैसे मेटफॉर्मिन लेने से एक तो बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन बनती है, ऊपर से कई पेशेंट्स को ये नहीं पता हो कि मेटफॉर्मिन जो है, अगर किसी पेशेंट के अंदर नेफ्रोपैथी की कंडीशन डेवलप हो गई है, मतलब कि उसकी किडनी में क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट वो बन रहा है, धीरे धीरे किडनी पे इफेक्ट आता जा रहा है डायबिटीज़ का, और उस दौरान वो मेटफॉर्मिन ले रहा है, तो डेफिनेटली ये होगा कि उसको और ज़्यादा सीवियर इफेक्ट करेगी मेटफॉर्मिन, उस पेशेंट्स की किडनी और फर्दर डाउन ख़राब होती चली जाएंगी। इसी तरह से अगर हम बात करें आपके ग्लीकाजाइड की या ग्लिम्पेराइड की, तो उनके भी अपने सेट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। एक सबसे प्रमुख जो कॉम्प्लिकेशंस रहता है वो ये रहता है कि बॉडी में एक तो डायरियल कंडीशन क्रिएट करती है, अगर कई लोगों को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी होता है उनसे। इसके अलावा वाटर रिटेंशन तो अमूमन ज़्यादातर दवाइयाँ करती हैं डायबिटीज़ की जितनी भी हैं, जहाँ पे हम एलोपैथी दवाइयों की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें हर्बल बेस्ड मेडिसिन या आयुर्वेदिक या यूनानी दवाइयों की, उनके भी थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। अमूमन तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, मगर जो सबसे प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस मैंने देखा है वो ये देखा है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कड़वी चीज़ें देते हैं खाने को, कि जैसे कि गुड़मार हो गई या फिर दूसरी दवाइयाँ हो गई आयुर्वेद की। वो दवाइयों का भी एक कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि बॉडी के अंदर बिटर टेस्ट ज़्यादा आ जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी ज़रूरी है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा बिटर चीज़ को कभी भी डाइजेस्ट नहीं करती है। वो कुछ एक नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल की बिटरनेस को तो कंट्रोल कर सकती है, बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है। इसके अलावा अगर ज़्यादा एक्सेस में बिटरनेस होएगी तो वो डेफिनेटली उनकी बीपी पे भी असर करेगी और शरीर में दूसरी जगह पे भी असर करेगी और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी बना सकती है। तो ये वो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा इंसुलिन के अपने साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं। लोग ये डॉक्टर्स बोलते हैं कि इंसुलिन बेटर है मेडिसिन से, वो सिर्फ इसीलिए कि वो कंट्रोल एक बेटर कंट्रोल दिखा पाती है डायबिटीज़ के केस में। वैसे चाहे मेडिसिन की बात करें चाहे हम इंसुलिन की बात करें, ये दोनों की दोनों सिर्फ डायबिटीज़ को कंट्रोल तो कर सकती हैं, वो भी कुछ केसेस में जिसमें कि पेशेंट भी कुछ परहेज करता है। डाइट पे परहेज करना भी ज़रूरी है ना, ये नहीं हो कि आप दवाई तो खा रहे हो मगर परहेज नहीं कर रहे हो। तो उसके अलावा एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इन दोनों से सिर्फ आप कंट्रोल तो कर सकते हैं मगर क्योर नहीं कर सकते। और जबकि क्योर आप अगर डायबाट्रॉन एक हमारा प्रोडक्ट है और करीब 15 साल से हम पेशेंट्स को देते हैं, वो अगर वो यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली डायबिटीज़ अगर 6-7 मंथ्स रेगुलर को यूज़ करे तो कंट्रोल के अलावा क्योर भी होती है। तो और वो रिज़ल्ट भी 20 मिनट के अंदर ही दिखाता है अपना। इसके अलावा अगर हम बात करें और कॉम्प्लिकेशन की, तो इंसुलिन का एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि इंसुलिन बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन तो करती है, इंसुलिन डायरेक्ट एक्ट करती है किडनी के ऊपर।
और किडनी पे डायरेक्ट एक्ट करके सोडियम को जो है ना वो बॉडी से निकलने में रोकती है। तो जब जाहिर सी बात है, जब सोडियम किडनी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन होगी। प्लस किडनी का एक बहुत अहम रोल ये होता है कि वो हमारे बीपी को भी रेगुलेट करती है। वो इस तरह से ही करती है कि सोडियम निकाल कर बीपी को रेगुलेट करती है। तो जब सोडियम प्रॉपर्ली नहीं निकलेगा तो बीपी जिन पेशेंट को नहीं भी है तो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है कि अगर वो इंसुलिन लेते रहेंगे तो वो उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाएगी। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट इंसुलिन का बहुत बड़ा जो है वो ये है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और कॉम्प्लिकेशन की तो वो ये करता है कि सबक्यूटेनियस फैट, जहाँ पे भी लोग इंसुलिन लगाते हैं अमूमन सबक्यूटेनियस फैट को देख के लगाया जाता है। तो कई केसेस में ये भी देखा जाता है कि सबक्यूटेनियस फैट ही उस जगह पे ज़्यादा दिन तक जब हम इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवाते रहते हैं तो वो सबक्यूटेनियस फैट ही ख़त्म हो जाता है वहाँ से। और पेनफुल प्रोसेस तो है ही है, ये तो है नहीं कि नॉन पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि आप इंजेक्शन अगर कभी भी इन्फ्यूज़ करोगे बॉडी के अंदर तो डेफिनेट है कि थोड़ा बहुत पेन तो होता ही है, चाहे प्रिकिंग पेन हो। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ा इफेक्ट ये करती है कि कई जगह पे स्वेलिंग या फिर रैशेज़ या एलर्जिक रिएक्शन भी क्रिएट कर देती है इंसुलिन। तो ये कुछ बहुत अहम साइड इफ़ेक्ट्स हैं इंसुलिन के। और सबसे बड़ी बात मैंने ये बताई है आपको कि इंसुलिन लेने से हाई बीपी की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है जी। जो कि देखा जाता है। कई पेशेंट डायबिटिक हुए पहले, फिर हाई बीपी के पेशेंट बन जाते हैं और वो दोनों फेटल कॉम्बिनेशन बनाते हैं अगली बीमारियों को जन्म देने में। जैसे कि आपकी किडनी पे प्रॉब्लम हो गई, नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम हो गई, या फिर न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो गई, तो और या रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम हो गई। जाहिर सी बात है अगर ब्लड वेसल जो रेटिना के पीछे रहती हैं बर्स्ट आउट भी हो जाती हैं कई केसेस में, कई केसेस के अंदर रप्चर हो जाती हैं और वो स्पूक्स, व्हील के एक दानेदार स्पूक्स बना देती है। मतलब कि इस तरह के रेशे बन जाते हैं उसके अंदर लाइनें, जैसे कि आप साइकिल के टायर में देखते हैं डंडियाँ सी। तो उससे क्या होता है कि रेटिना से विजन क्लियर होनी बंद हो जाती है। पर्सन जो है वो नेगेटिव में धीरे धीरे देखने लगता है, मतलब जैसे नेगेटिव इमेज बनती है तो पेशेंट को पैसे लगता है कि जैसे नेगेटिव चल रहा है सब कुछ। उसके अलावा नेगेटिव इन द सेंस कि नेगेटिव फिल्म जो आती थी पहले उस तरह का। इसके अलावा धीरे धीरे आईसाइट बिल्कुल चली जाती है। बस फिर रिकॉग्निशन थ्रू वॉइस तो कर सकता है, प्रॉपर्ली उसका भी ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि उसमें भी लेज़र थेरेपीज होती हैं, बट वो अरेस्ट करने के लिए, फर्दर बीमारी आगे ना बढ़े जी। बस उसको रोक सकें कि जितना अभी ब्लड डिस्चार्ज हो गया है थ्रू ब्लड वेसल्स रेटिना के पीछे वो डिस्चार्जिंग अब बंद हो जाए, तो वो चीज़ है। डॉक्टर हिमांशु, ये तो बात हुई कि मेडिसिन से ये कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती है? देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि डायबिटीज़ के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनका तो बहुत सारा भंडार है आप कह सकते हैं, जिसमें कि किडनी पे असर होता है जिसको हम नेफ्रोपैथी भी कहते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसके अंदर की सुनपन आता है, जो पेशेंट्स को जलन होती है, कई लोगों को टिंगलिंग सेंसेशन होती है, कई लोगों को बर्निंग सेंसेशन होती है और कई लोगों को सुनपन डेवलप हो जाता है जिसके अंदर की वो गद्दे पे चलने जैसा फीलिंग आता है कि जब वो नंगे पैर सरफेस पे पैर रखते हैं, ज़मीन पे पैर रखते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे या तो ज़मीन में पानी फेंका हुआ है किसी ने, या फिर वो गद्दे जैसे किसी ने बेड शीट्स रखी हुई हैं या पिलो रखा हुआ है उसके ऊपर चल रहे हैं वो। इसके अलावा एक और बड़ा इफेक्ट देखते हैं वो पेशेंट्स अपने पैरों के नीचे ही कि वो सुनपन, जैसे चलते चलते कई लोगों की चप्पलें निकल जाती है या स्लीपर्स निकल जाती है। उसके अलावा वो किसी हार्ड सरफेस पे या किसी ब्लंट सरफेस पे या किसी नुकीली चीज़ के ऊपर पैर रख देते हैं जिससे कि कोई ना कोई चोट बन सकती है। और जाहिर सी बात है जहाँ पे नर्व सप्लाई हैम्पर हो चुकी है वहाँ पे अगर चोट लगेगी तो डेफिनेट है कि ब्लड सप्लाई पे भी हैम्पर हुई है वहाँ पे, और उसके केस के अंदर क्या हो सकता है कि वहाँ गैंग्रीन बन जाता है। अमूमन केसेस में देखा जाता है, आपने देखा भी होगा कि एम्प्यूटेशन बहुत होती है डायबिटीज़ के थ्रू। जो डायबिटिक न्यूरोपैथी बनती है उस केस में एम्प्यूटेशन मतलब टांग कटना बहुत लोगों का होता है। ये 55,000 टांगे हर साल कटती हैं और इससे ज़्यादा भी आंकड़े हो सकते हैं, एक आंकड़े काफ़ी साल पहले के आंकड़े हैं। तो इसमें यही है कि जो डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करते अगर, तो डेफिनेट है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं, चाहे वो आप लॉस ऑफ लिबिडो की बात कर लें, चाहे आप कार्डियक फेलियर की बात कर लें। इसके अलावा फर्दर ऑन भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कई लोगों को ओबेसिटी हो जाती है। कई लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ओबेस होते हैं डायबिटीज़ के केस में, वो तो मेडिसिन के कॉम्प्लिकेशंस में भी हमने डिस्कस किया था कि वाटर रिटेंशन होती है लोगों में। उसके अलावा भी कई लोगों में क्या होता है, लीन भी हो जाते हैं। वो लीन होने का कारण होता है एक्सेस ऑफ डाइट पे रिस्ट्रिक्शन करना। कई लोग क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर देते हैं, चाहे वो आपकी स्टार्च प्रोडक्ट्स भी बंद कर देते हैं। शुगर चलो ठीक है, शुगर नहीं लेते ठीक है, शुगर फ्रीज भी लेना ख़राब है, कई लोग शुगर फ्री का यूज़ करते हैं। शुगर फ्री के अंदर भी इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं कि वो ओबेसिटी
डेफिनेटली बढ़ावा देती है, वज़न बढ़ाती है। इसके अलावा उसके अंदर सैकरीन रहता है, तो वो एक नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट है उसका कि वो कैंसर कॉजिंग भी होती है कई केसेस के अंदर, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। उससे अच्छा है कि कोई नेचुरल ऐसा प्रोडक्ट ले लें जो कि शुगर को सप्लीमेंट कर सके। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जैगरी, मतलब गुड़ लेने को नहीं कह रहा मैं, बट और भी सप्लीमेंट्स आते हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो एक और कॉम्प्लिकेशन जो अमूमन देखा जाता है वो नेफ्रोपैथी का, जिस पे हमने पहले भी चर्चा की कि किडनी फेलियर की कंडीशन बनती है। तो धीरे धीरे स्लोली जो है, और वो इस तरह की कंडीशन बना देता है कि किडनी फेलियर हो जाता है पेशेंट का, और उस केस में जाहिर सी बात है कि डायबिटीज़ सेकेंडरी बीमारी बन जाती है और किडनी फेलियर प्राइमरी बन जाती है। तो इसलिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ क्रिएट करता है। उन सबको देखते हुए पेशेंट को चाहिए कि डायबिटीज़ को अगर वो ठीक करना चाहता है, सही तरह से कंट्रोल करना चाहता है और कोई साइड इफ़ेक्ट रहित कंट्रोल करना चाहता है, तो वो डायबाट्रॉन मशीन ले। मैं ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ, बट मैं जनरल आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ कि इस तरह का प्रोडक्ट है, क्योंकि पहले पेशेंट्स के पास ऑप्शन नहीं थे। वो या तो वो मेडिसिन ले सकते थे या फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगा सकते थे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मगर अब आपके पास ऑप्शन है और काफ़ी सालों से है। तो जो नए श्रोता देख रहे हैं हमें, तो मैं उनको यही कहूँगा कि डेफिनेटली आप डायबाट्रॉन एक मशीन है हमारी जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल ही नहीं क्योर भी करती है, और अगर उसे रेगुलरली कोई करे तो डेफिनेटली वो चीज़ लेनी चाहिए। डॉक्टर, जैसा कि आपने हमें इन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया, आपने एक बात बताई हमें कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इससे भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मैं इसी के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि ये क्या है। देखिए, डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब नेफ्रॉन्स जो कि किडनी की फंक्शनिंग यूनिट है उसके ऊपर असर हो जाना है। वो असर ऐसे होना शुरू होता है कि जैसे पेशेंट्स को ज़्यादा शुगर रहती है, जिनको कंट्रोल नहीं होता ब्लड के अंदर शुगर का, तो वो क्या होता है जब फिल्टर होने के लिए ब्लड जाता है किडनी के पास, तो किडनी जो है पंप आउट करती है जितना यूरिन उसमें से टॉक्सिन्स होती हैं वो यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। उसके अलावा जब शुगर ज़्यादा होती है ब्लड के अंदर, तो डेफिनेटली वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट करती है कि वो डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है नेफ्रॉन्स के ऊपर, और नेफ्रॉन को काम करने में रुकावट पैदा करनी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से नेफ्रोपैथी, जिसको हम कहते हैं अमूमन नेफ्रोपैथी को आप CKD भी कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक बीमारी होती है, धीरे धीरे किडनी का ख़राब होना, वो कंडीशन डेवलप हो जाती है उसके अंदर, जिसमें कि किडनी तो ख़राब होती ही होती है पेशेंट की, और धीरे धीरे किडनी फेलियर की केस में भी पहुंच जाता है। जहाँ पे अभी हम CKD की बात करें वो CRF का केस भी बन जाता है डायबिटीज़ की वजह से ही। तो उसको ज़रूर है कि कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके अलावा रीनल फेलियर की जो कंडीशन होती है, जैसे हम डायबिटीज़ की बात करते हैं कि उसके अंदर हमारे पास डायबाट्रॉन है, इसी तरह से रीनल फेलियर में या रीनल क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के केस में भी हमारे पास मेडिसिन्स हैं जो कि विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट आपकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकती हैं। नहीं तो ना तो किडनी फेलियर का कोई ट्रीटमेंट है, ना ही डायबिटीज़ का कोई ट्रीटमेंट है। किडनी फेलियर में जैसे सब जानते हैं डायलिसिस हो सकती है और या फिर किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो दोनों ही ऑप्शंस जो हैं हार्मफुल हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट भी ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं रहता और डायलिसिस में पेशेंट ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं रहता, मतलब कि पेशेंट के डेथ होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो कुछ समय तक, मतलब साल, 2 साल, 6 महीने या 6 साल, 5 साल भी कई लोग सर्वाइव कर जाते हैं। सर्वाइवल चांसेस उनके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो उस केस के लिए भी मैं आपको यही कहूँगा कि हमारे पास उसके लिए भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, वो भी आप अपना सकते हैं, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और इसमें भी क्योर है। ये नहीं कि कंट्रोल है, क्योर होना। डॉक्टर, जैसा कि आपने अभी हमें बताया कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होता है, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी न्यूरोपैथी के बारे में। देखिए, न्यूरोपैथी का मतलब है सुनपन। वो सुनपन डायबिटीज़ में अमूमन देखा जाता है, और वो सुनपन का डेवलपमेंट भी इस तरह से होता है कि जब ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है तो वो शुगर के क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और वो ब्लड वेसल से निकल के नर्व एंड्स पे डिपॉजिट होने शुरू होता है, जमने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेन से सिग्नल चलता है कि अब आपने टांग उठानी है, अब चलना है, या आपके आगे नोकीली चीज़ आ गई है, या किसी ब्लंट चीज़ पे आपने पैर रख दिया है, वो सब चीज़ों का आभास दिलाती है कि हमारे पैर के नीचे क्या है, चप्पल पहनी है नहीं पहनी है, वो सब चीज़ों के बारे में। तो उस केस में जब भी क्रिस्टल फॉर्मेशन जब वो डेवलप होती है, जब डिपॉजिशन होने लगता है क्रिस्टल का नर्व के ऊपर, तो वो आभास धीरे धीरे कम होता चला जाता है, सेंसेशन कम होती चली जाती है और वो नमनेस में बदल जाती है। पहले थोड़ा थोड़ा सेंसेशन रहता है, पेशेंट को जलन रहती है, सुनपन धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है जलन से, और चींटियाँ जैसा काटती हैं लोगों को, कई लोगों को टिंगलिंग सेंसेशन भी कह सकते हैं हम उसे। तो वो वाली कंडीशन से शुरुआत होती है और धीरे धीरे कंप्लीट नमनेस हो जाती है पेशेंट में। और उस केस के अंदर कभी भी कोई चोट लगेगी और उसकी सावधानी अगर पेशेंट नहीं बरतेगा तो डेफिनेट है, और वो हील नहीं हुई कुछ समय के अंदर, तो डेफिनेट है कि गैंग्रीन बनाएगा, और गैंग्रीन से फिर एम्प्यूटेशन की कंडीशन तक पहुंच जाता है। तो इसमें ये ज़रूरी है कि डायबिटीज़ कंट्रोल हो,
ठीक हो या कुछ भी हो, पहले उसको कंट्रोल करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट कंट्रोल हो, ताकि हम ये इससे बच सकें कि दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ क्रिएट करता है वो कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में ना आए। डॉक्टर, डायबिटीज़ के पेशेंट को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो इन कॉम्प्लिकेशन से बच सके? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो कॉम्प्लिकेशन से बचे, और बचने के लिए कंट्रोल ज़रूरी है। अगर क्योर नहीं है तो कंट्रोल तो होना ही होना चाहिए। तो वो कंट्रोल ऐसा हो जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, तो वो भी एक ऑप्शन अब आपके पास ओपन है कि डायबाट्रॉन का यूज़ करें। उससे कंट्रोल तो शुगर होती ही होती है, क्योर भी होती है अगर लंबे समय तक कोई यूज़ करेगा उसे और रेगुलरली यूज़ करेगा, तो उससे आपको कंट्रोल मिलेगा, क्योर भी मिलेगा, विदाउट एनी साइड इफेक्ट मिलेगा। तो सबसे पहला सावधानी तो यही हो जाएगी कि आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं बनेंगे। इसके अलावा अगर हम नॉर्मली बात करें, जो दवाइयाँ ले रहे हैं पेशेंट्स और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, तो एक से उनसे बचने के लिए कि फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो, तो सबसे बड़ा तो ये ज़रूरी है कि उनका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल्ड रहे। कंट्रोल इन द सेंस कि कई लोगों का फ्लक्चुएटिंग शुगर लेवल रहता है, बट उस केस में भी 170 या 180 से अबव नहीं जाना चाहिए। अगर वो पीपी में, दैट इज़ खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर, अगर वो 2 घंटे बाद वाला शुगर 170 या 180 से ज़्यादा हाई नहीं जाता है, तो उस केस के अंदर उस पेशेंट को कभी भी कोई और फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होंगी, अपार्ट फ्रॉम जो मेडिसिन से कॉम्प्लिकेशन हैं वो उसके। तो मेडिसिन से जो कॉम्प्लिकेशन हैं उनके भी ज़्यादा इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बट ये है कि दूसरी बीमारियाँ, चाहे वो नेफ्रोपैथी की बात करें, चाहे हम न्यूरोपैथी की बात करें, वो थोड़ा समय लेके होगी या फिर नहीं भी होती कई लोगों में, ऐसा नहीं है कि सभी में हो जाती है। वो एक ज़रूरी सावधानी बरत सकता है पेशेंट। इसके अलावा डाइट के अंदर ये है कि ऐसा एक बैलेंस डाइट बनाए जिसमें कि ये ना हो कि सारा कुछ बिटर ही खाता रहे। कई लोग क्या करते हैं कि सुबह से शाम कड़वी चीज़ों का यूज़ करते रहते हैं, चाहे वो करेला हो गया, चाहे वो घिये का रस हो गया, कई लोग इस तरह का यूज़ करते हैं, चाहे वो गुड़मार का यूज़ हो गया या मेथी दानों का भी प्रयोग करते हैं लोग। तो वो ये ना हो कि ओवर एक्सेस में करें, क्योंकि हमारे इंडिया में एक बड़ा ये ट्रेंड है कि हर चीज़ हम ओवर डू करते हैं, हर चीज़, चाहे वो हर एक चीज़ हो, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो पहनने में हो, हर चीज़ में। तो उससे ये है कि वो ओवर डू ना करें, क्योंकि ज़्यादा बिटरनेस अगर बॉडी के अंदर आएगी तो डेफिनेट है कि आपको वीकनेस आएगी, क्योंकि आपको एनर्जी तो चाहिए, और एनर्जी का बेस्ट सोर्स क्या है? बेस्ट सोर्स आपका शुगर ही है या कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट कुछ तो लेना ही है, जैसे चाहे रोटी हो गया या फिर और जो फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा बहुत रहता है, स्टार्च रहता है, उससे एनर्जी मिल सके। तो थोड़ा बहुत परहेज नहीं करने को मैं ये नहीं बोल रहा कि परहेज ना करें, बट हल्का फुल्का बैलेंस डाइट में लें, उसमें थोड़ा बहुत मीठा इंक्लूड करें। मतलब मीठा के अंदर सेंस कि मिठाइयाँ नहीं, शुगर नहीं, तो दूसरी चीज़ें जो थोड़ी बहुत स्वीट होती हैं मगर उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, तो वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि वो अपने पास कुछ स्वीट्स आइटम्स रखें, जैसे चॉकलेट हो गया या टॉफ़ी हो गए। इसके पीछे क्या कारण है? जो ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम तब आती है जब ज़्यादातर लोग इंसुलिन का जो यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये एक बड़ा ट्रेंड है। एक और ख़राब ट्रेंड ये है कि हमारे में पेशेंट जो होते हैं ना, लकीर का फ़कीर वाला काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर डॉक्टर ने ये बोला है कि इतना यूनिट ऑफ इंसुलिन आपने सुबह लेना है, इतना शाम लेना है, या फिर एक टाइम जितना इंसुलिन का यूनिट लेना है, जैसे लेंटिस कई लोग लेते हैं, 24 आवर इंसुलिन की बात कर रहा हूँ, या 30-70 ह्यूमन मिक्स स्टार्ट लेते हैं, उसमें 2 टाइम की डोज है या 3 टाइम की डोज उन्होंने सेट की हुई है। उस केस में होता क्या है कि पेशेंट जब इंसुलिन का इन्फ्यूजन करता है, उस ये नहीं देखता कि मैंने खाना क्या खाना है, आगे क्या खाना है, क्या पता उसने एक ही चपाती खानी हो, क्या पता उसने हल्का फुल्का स्नैक ही लेना हो। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि वो जितना प्रिस्क्राइब्ड है वो इसलिए प्रिस्क्राइब्ड है कि आप फुल मील ले रहे हो, तब उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड है। मगर कभी कभार होता है कि आपका मन नहीं है, रात को आपने खाना तो कम खाया, उसमें भी आपने प्रोटीन आइटम ज़्यादा खाया, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत कम लिया, ना के बराबर लिया, और आपने इंसुलिन लगा लिया, तो